विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। के एंड एम पी पटेल सार्वजनिक विद्यालय अमरोली में से बहादुर भाई एस गामित इस ऑनलाइन वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9 विषयांक नंबर 11 जिसका शीर्षक है एक यात्रा यह भी, साहित्य प्रकार कहानी और लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। जन्म सन 1924। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कहानी की शुरुआत करने से पहले रामदरस मिश्र के बारे में देखेंगे। आप सभी वीडियो में अच्छी तरह से ध्यान देना कि आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उसने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। उसका बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। उनकी कविताओं के संग्रह हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गए है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी साहित्य के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। इस कहानी का विषय प्रवेश मैंने करवाया। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि प्रस्तुत कहानी यानी एक यात्रा यह भी एक रिक्शा वाले से संबंधित है। विद्यार्थी मित्रों समझिए, यह कहानी एक रिक्शा वाले से संबंधित है। शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। रिक्शा वाला शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और उसके पास इंसानियत से भरा हुआ दिल यानी हृदय है। वह यानी रिक्शा वाला संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है जो मुश्किल में थी, सो संकट में पड़ी हुई थी। उसके साथ वह रिक्शा वाले युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसकी आत्मीयता हमारा दिल छू लेते हैं। रिक्शा में पति पत्नी यात्रा करते थे और पति पत्नी से उसकी यानी रिक्शा वाले की आत्मीयता हमारे दिल को भी वह स्पर्श कर देती है। कहने का मतलब, रिक्शा में यात्रा करने वाले पति पत्नी के हृदय को तो उन्होंने छू लिया, साथ साथ हमारे दिल को भी वह रिक्शा वाले की आत्मीयता, रिक्शा वाले की इंसानियत हमें भी छू लेती है। कहने का मतलब, रिक्शा वाले तो बहुत हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस कहानी में रिक्शा वाले यानी नायक मोहन है। उस रिक्शा वाले का नाम है मोहन। अब हम कहानी शुरू करते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू का मतलब है यात्रा करने से डरने वाला। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। लेखक को यात्रा करने से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा।
यात्रा भीरु लेखक क्यों है? यात्रा पर निकलते समय डर लेखक के मन में बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। यहाँ पे एक मुहावरा है, पाला पड़ना यानी संबंध जुड़ना। मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना यानी संबंध जुड़ना। लेखक के मन में ऐसा डर है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मेरा संबंध जुड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है। सबसे बड़ी असहजता, जो सहज नहीं है उसको कहते हैं असहजता, तो अनुभव होती है अंट संट किराए मांगने वाले ऑटो वाले से। अंट संट का मतलब है अपनी मर्जी के अनुसार, जो मर्जी में आए ऐसा किराए मांगने वाले को हम कहते हैं अंट संट किराए मांगने वाले ऑटो वाले से। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन में जो आए ऐसा किराए मांगने वाले ऑटो वाले से उसके मन में डर है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी होती है। लेखक यात्रा से डरते थे। उसका पहला कारण यह है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से लेखक का संबंध जुड़ेगा। नंबर 2, सबसे बड़ी तो असहजता अनुभव होती है। जो सहजता नहीं है उसको हम कहते हैं असहजता, तो अनुभव होती है। नंबर 3, अंट संट किराए मांगने वाले ऑटो वाले से। अंट संट का मतलब है मनमाना, जो मर्जी में आए ऐसा निरंकुश किराए मांगने वाले ऑटो वाले से। नंबर 4, नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे। नए शहर में कैसे कैसे लोगों मिलेंगे यह चिंता भी लेखक के मन में बनी होती है। इसीलिए लेखक को यात्रा करने से बहुत डर लगता था। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक को एक बार डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी। अभी इस यात्रा में लेखक के साथ लेखक की पत्नी भी थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति का मतलब है आश्वासन, आश्वासन का मतलब है तसल्ली, आश्वासन का मतलब है दूसरा तसल्ली। उसके साथ पत्नी थी इसलिए लेखक को तसल्ली थी, उसको आश्वासन लगता था। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। लेखक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उसके पीछे ऑटो वाले पड़ गए। हम भी जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस स्टेशन पर जाते हैं, तो हमारे आगे पीछे ऑटो वाले घूमने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। उसी तरह लेखक स्टेशन पर उतरा तो उसके उतरते ही ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ रहे। लेखक और लेखक की पत्नी ऑटो वालों को कोई जवाब न देकर चुपचाप यानी खामोश होकर आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आए। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया, लेखक के पीछे पीछे जाने लगा। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आए। लेखक की पत्नी भी चुपचाप आगे बढ़ते थे। उसी समय उसकी पीछे से आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। लेखक और लेखक की पत्नी खामोश होकर आगे बढ़ते थे। उसी समय उस ऑटो वाले की आवाज़ आई कि बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। उसकी जिद में और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस यानी अनुभव हुआ कि लेखक ने उसको स्वीकृति यानी हाँ कर दी कि हाँ हमें जहाँ जाना है वहाँ ऑटो ले लो। ऐसा कहकर लेखक और लेखक की पत्नी उसकी ऑटो में बैठ गई। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। यात्रा करते करते ऑटो वाला प्रेम से लेखक और लेखक की पत्नी के साथ बात करता रहा और हमें जिस डॉक्टर के क्लिनिक पर जाना था वहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताई गई
वांछित पैसे देखकर डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाई। उसके ऑटो वाला द्वारा बताई गई वांछित इच्छा के अनुसार, वांछित का मतलब है इच्छा के अनुसार, वांछित पैसे देखकर डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। लेखक ने डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाई और उसको मालूम हुआ कि मालूम हुआ कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार यानी प्रतीक्षा कर रहा था। इंतजार का मतलब है प्रतीक्षा करना। ऑटो वालों को लेखक की पत्नी ने बताया नहीं था, फिर भी लेखक और लेखक की पत्नी का वह इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? लेखक डॉक्टर के घर पे पहुंचा, कॉल बेल बजाई, लेकिन क्लिनिक की जगह बदल दी थी, इसलिए ऑटो वालों को लेखक ने बताया नहीं था, फिर भी उसका इंतजार कर रहा था और ऑटो वालों ने लेखक और लेखक की पत्नी को नई जगह पर पहुंचा दिया। तब लेखक ने पूछा कि कितने पैसे दे दूं? इसका किराया कितना है? कितने पैसे में आपको दे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है। बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। आपके मन में जो इच्छा हो वह मुझे दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया। अतिरिक्त यानी उपरांत। अतिरिक्त का मतलब है उपरांत। कहने का मतलब उसके उपरांत का किराया हो गया है ना। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? ऑटो वाले ने पूछा, बाबूजी यहाँ से यानी क्लिनिक से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। लेखक ने होटल का नाम बता दिया और कहा कि भाई तुम जाओ, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ हमें देर लग सकती है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। वह कुछ बोला नहीं। ऐसा कहने पर भी ऑटो वाला कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। 1 घंटा डॉक्टर के पास बिताया और बाहर निकलने के बाद देखा तो वह रिक्शे वाला वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। अभी लेखक और लेखक की पत्नी को ऐसा अनुभव होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। कहने का मतलब दूसरे ऑटो वाला जैसा नहीं है। वह हमारे भीतर घर करता गया। वह यानी ऑटो वाला लेखक के हृदय और लेखक की पत्नी के हृदय में वह उसके हृदय को जीतने लगा। कहने का मतलब घर करता गया, उसके साथ संबंध जुड़ता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? होटल पर लेखक को लेखक की पत्नी को छोड़ दिया और फिर भी उसने पूछा कि फिर कब आऊँ? आपको लेने के लिए मैं कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? ऑटो वाले ने कहा कि यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। आपको जहाँ जाना होगा वहाँ ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? वैसे यहाँ यहाँ ग्वालियर में कहाँ तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। कल हमारी जो ट्रेन है शताब्दी, उससे हम वापस लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? तो आपको इस शहर में घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? तो लेखक ने कहा, भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। भाई आज तो हम थके हुए हैं, आराम करेंगे और कल इस शहर में हम घूमेंगे। ठीक है बाबूजी। रिक्शे वाले ने जवाब दिया कि ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। देखो छात्र, देखो कि लेखक और लेखक की पत्नी का हृदय उसने जीत लिया और कहा कि बाबूजी यह मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा, मैं आपको इस शहर में क्या करूँगा, घुमाऊँगा। उसके प्रति उसकी आत्मीयता बढ़ गई। आत्मीयता बढ़ जाने के कारण रिक्शे वाले ने लेखक को मोबाइल नंबर दे दिया
और मोबाइल नंबर देकर बुलाने के लिए भी कहा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, मोबाइल नंबर दिया, लेकिन लेखक कहते हैं अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तब रिक्शा वाले ने बताया कि मेरा नाम मोहन है। रिक्शे वाले ने अपना नाम क्या बताया छात्रों? मोहन। तब लेखक ने कहा मोहन अच्छा नाम है, आपका नाम तो बहुत अच्छा है, कहने का मतलब बहुत प्रिय है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। दूसरे दिन वह होटल पर आ गया और लेखक और लेखक की पत्नी को होटल में बिठाकर वह घूमने के लिए उनका जो कार्य था वह शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया, बहुत प्रेम से, ऐसा नहीं कि उतावल करके जल्दी से एक स्थान दूसरा स्थान दिखाकर चलता बना, ऐसा नहीं। लेकिन ग्वालियर में जो भी स्थान देखने के लिए अच्छा था वह स्थान बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। देखो इस लड़के में, इस रिक्शा वाले में कितनी आत्मीयता है। तो देखो एक के साथ एक के बाद एक स्थान वह प्रेम से दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। लेखक को वह रिक्शा वाला बाबूजी और पत्नी यानी लेखक की पत्नी को वह अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। लेखक को बाबूजी कहते थे और लेखक की पत्नी को अम्मा कहकर वह बुलाते रहते थे। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। सारे शहर में घूम घुमाकर होटल पर वह वापस लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी यानी मोहन को भी अपने कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया, उसको बहुत संकोच लगता था, इसलिए वह संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। चाय पीते पीते लेखक और मोहन की पारिवारिक कौटुंबिक वार्ता यानी कहानी शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? लेखक की पत्नी ने पूछा कि बेटा तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। नहीं अम्मा, मैं मूलतः मेरा रहने का मूल स्थान तो आगरा है, लेकिन यहाँ मुझे यानी ग्वालियर आना पड़ गया। पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। सबसे पहले पत्नी ने रिक्शे वाले को पूछा कि बेटे तुम ग्वालियर के हो? मोहन लेखक को बाबूजी कहकर पुकारते थे और लेखक की पत्नी को वह अम्मा कहकर पुकारते थे। इसलिए लेखक की पत्नी ने भी उसको बेटे के नाम से संबोधित किया, क्योंकि वह उसको माता और पिता मानने लगा। इसलिए लेखक की पत्नी ने भी उसे बेटे कहकर उसको पुकारा कि तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया। ऐसा कहते कहते मैं आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया, ऐसा कहते कहते वह कुछ भर गया। कहने का मतलब उसके वह हृदय में पुरानी बात याद करते करते वह रोने जैसा हो गया। इसलिए चुप रहे। इसलिए लेखक और लेखक की पत्नी चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। लेकिन वह खुद बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। वह कुछ भरकर कहने का मतलब उसके हृदय में दुख लगा। दुख से भरकर वह बोलने लगा कि आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। वह माँ बाप को याद करते करते वह रोने लगा। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए कहने का मतलब जब वह छोटा था तब से वह माँ बाप गुजर गए थे। कहने का मतलब उसके माता पिता इस जगत को छोड़कर चले गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। परवरिश का मतलब है पालन पोषण करना। बड़े भाई ने उसका पालन पोषण किया। भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ। मेरा भाई वकील है, मैं भी बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉलेज ग्रेजुएट वह पास है। कोई नौकरी खोज रहा था कि कोई नौकरी मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कहकर उन्होंने वाक्य छोड़ दिया।
एक चुप्पी सी छा गई। चुप्पी सी छा जाने ने खामोशी छा जाना। एक चुप्पी सी छा गई कहने का मतलब नौकरी खोज रहा था कि ऐसा कहकर वह रुक गई। तब कमरे में चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित न चाही हुई, अवांछित का मतलब है न चाही हुई घटना घटी है। एक चुप्पी सी छा गई। लेखक को लगा कि उसके साथ कोई अवांछित न चाही हुई घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मैं नौकरी की तलाश में, खोज में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई, बदहवास का मतलब है विकल, आकुल व्याकुल सी। घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। घिघियाना का मतलब है करुण स्वर में प्रार्थना करना। एक दिन मोहन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक कर अपने घर वापस लौट रहा था। तब उनके साथ जो घटना घटी उसकी बात वह बताते हैं कि एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित, जिसको वह अच्छी तरह से जानता था, वह लड़की लेखक को मोहन को मिल गई। बदहवास का मतलब है विकल, आकुल व्याकुल सी। घिघियाती हुई यानी कहने का मतलब करुण स्वर में वह उसके साथ प्रार्थना करती हुई बोली, मोहन तुम मुझे बचा लो, तुम मुझे बचा लो। तब मोहन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मेरे माँ बाप एक अधेड़ यानी बड़ी उम्र वाले, अधेड़ का मतलब है बड़ी उम्र वाले के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, मैं कुएं में गिरकर मर जाऊंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। खुसट का मतलब है अप्रिय। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मेरे माँ बाप मुझे एक अधेड़ यानी बड़ी उम्र वाले के, अधिक उम्र वाले व्यक्ति के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट यानी अप्रिय, जो मुझे प्रिय नहीं है, उस अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। इसलिए तुम मुझे बचा लो। ऐसा कहकर वह लड़की मोहन को वह विनती करती है कि तुम मुझे बचा लो। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना, उलझन में पड़ जाना। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। मैं यानी कौन? मोहन असमंजस में पड़ गया, क्या किया जाए? मुझे बचा लो ऐसा कहा। उस अधेड़ के साथ वह नहीं जाने के लिए तैयार न थी। इसलिए मोहन बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। लेकिन मोहन बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या कर सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। स्टेशन इन्हें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। पुलिस स्टेशन वह ले गया और थानेदार से हकीकत यानी सच्चाई बयान की, यानी सच्चाई बताई। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। वे यानी थानेदार कुछ देर तक सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ऐसा हकीकत सुनकर थानेदार सोचने लगा कि उस लड़की को मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने मन में सोचने लगा। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक रुकते हैं। इस कहानी को हमने 2 भागों में बांटा है, इसलिए पहला भाग यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। दूसरे वीडियो में दूसरा भाग हम देखेंगे।